स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर करके जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बुला लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, ये है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए जिससे हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और लाइव स्ट्रीम को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये पेपर आपके सामने ओपन हो चुका है। मैं आपको बता दूं ये फरवरी 2015 का पेपर है, तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पेपर से एक नंबर भी आपके एग्जाम में मिल गए तो कई लाखों को आप पीछे कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन अगर आपका इस पेपर से छूट गया और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो कई लाखों लोगों से आप पीछे हो भी सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपको बता दूं कि मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन को बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, बट मैं अपना जो मैं बोलूंगा वो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को देखते रहें और अपने आंसर टिक करते रहें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा, या फिर डी ऑप्शन है एल्युमिनियम और टिन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका सेकंड ऑप्शन तांबा और टिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जो खाना पकाने के लिए ढंग दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके उबाल कर, गूंथ कर या फिर भून कर, सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, सी ऑप्शन है तल कर, भिगो कर या फिर भून कर, या फिर डी ऑप्शन है सेंक कर, तल कर या फिर भून कर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सेंक कर, तल कर और फिर भून करके हम खाने को खाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए क्योंकि मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम में सभी के नाम बोलूं, जिससे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों के 15 से 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, एक हिमालय है माउंट एवरेस्ट, उसके बारे में आपको सही बात बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने वह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ठीक है, बी ऑप्शन है वह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। वह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है जो माउंट एवरेस्ट है आपका ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह नेपाल का भाग है। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके उसी सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर ऑन कर दीजिए। इसी तरीके की लेटेस्ट जो है मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 रेगिस्तानी ओक। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार लगभग हर पेपर में करा रखा है और हर पेपर में ये जो रेगिस्तानी ओक का क्वेश्चन है ये घुमा करके क्वेश्चन वही रहता है, उसका ऑप्शन वही होता है, लेकिन क्वेश्चन को वो बहुत ही घुमा करके पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। वह पेड़ कहां पर पाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा जो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ है ये पेड़ आपका पाया जाता है कहां पर? पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़ करके 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे यानी कि 4:45 पर नागरहोल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग कितनी है? ठीक है, अब इसका मैं आपको जो है सोल्यूशन करके दिखाता हूं कि आखिर ये सोल्यूशन होगा कैसे। ठीक है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 16 अप्रैल को है, देखिए 16 अप्रैल को ये ट्रेन जो है चलना स्टार्ट करती है और 5:15 बजे जो है चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब ये 16 से जब ये 17 को पहुंचेगी, कब? 5:15 पर ही। ठीक है, जब ये 17 तारीख को 5:15 पहुंचेगी तो ये कवर कर लेगी अपने 24 घंटे।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 17 से 18 चल रही है, जब ये अपने 48 घंटे तब कवर कर पाती जब ये यहाँ पर 5:15 बजे पहुँचती, लेकिन यहाँ पर ये 4:45 को ही पहुँच जा रही है 18 तारीख को। इसका मतलब कि ये 30 मिनट पहले पहुँच जा रही है। तो 48 मिनट पूरे कवर नहीं हो रहे हैं, सॉरी 48 घंटे पूरे कवर नहीं हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं, ये टोटल कवर कर रही है डिस्टेंस 47.5 किलोमीटर, सॉरी आवर टोटल ये कवर कर रही है। ठीक है, तो 47.5 घंटे ही कवर कर चुकी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे है। देखिए, आपको पता होगा एक फॉर्मूला जो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन में क्या था। देखिए, स्पीड पूछा था तो स्पीड मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी, वो थी आपकी 2649, इतनी आपकी डिस्टेंस थी। और टाइम हमारे सामने क्या था, टाइम था हमारे सामने 47.5, जो कि अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो जो अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो होगा इसका 55.76। ये इसका जो है सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, तो लगभग ये 56 के करीब में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लगभग पूछ रखा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कौन सा था। देखिए, यही वाला क्वेश्चन था और इसमें 56 जो है बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो जब एंड हो जाएगी आप मुझे कमेंट कर देना कि सर 65 वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई अलग सी वीडियो बना के क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में और बहुत ही डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ डेली जुड़ते हैं, जैसे राशिद, अनीता, दिवाकर, यश, ये सब ऐसे स्टूडेंट हैं, योगेश, ऐसे ही स्टूडेंट हैं कि जो मेरे साथ डेली रेगुलर जुड़ते हैं मेरे लाइव स्ट्रीम में। तो अगर आपको पता है तो अपने आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 66 का हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो मधुमक्खी होती हैं इसमें अपने अंडे देती हैं। ठीक है, इसीलिए लोग जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ध्यान रखिएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, ऑप्शन आपके, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। या फिर डी ऑप्शन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग अपने पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, जो 67 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है। और सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों इसका सही है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि हाथियों कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाथी का वजन बहुत भारी होता है इसलिए आराम करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। बी ऑप्शन आपके सामने है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हाथी का बच्चा होता है अगर वो उसका जो है 3 महीने का हो गया है तो उसका वजन पूरे के पूरे 2 कुंटल के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 और 69 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो, चैनल पे नए आ रहे हो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दो। मैं अब रेगुलर जो है इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर जो है अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, यह घर के अंदर लकड़ी के भी बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड में ऐसे घर बनते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था ईवीएस का, ये क्वेश्चन मैंने इमेज के साथ आपको बता रखी है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो करा रखे हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असम में। इस तरीके से जो घर होते हैं वो असम में बनाए जाते हैं क्योंकि
वहां पर बाढ़ जो है आने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 की ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या फिर 10 बिंदुओं पर। ठीक है, अपने अपने ऑप्शन आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जिससे मैं आपको रिप्लाई वहां पर दे सकूं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका 6 बिंदुओं पर आधारित होती है कौन सी? ब्रेल लिपि। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने मैना, उल्लू, कौवा या फिर कोयल। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका उल्लू। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो उल्लू होता है, जो आउल होता है, वो अपने गर्दन को मैक्सिमम घुमा सकता है जितना चाहता है उतना। ठीक है, मैंने तो कई वीडियो में देखा है लगभग 270 डिग्री, कभी कभी तो 360 डिग्री भी मैंने देखा है कि वो घुमा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ठीक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो 72 का जो ऑप्शन आपके सामने ये है कि आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या फिर केरल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इमेज के साथ करा रखा है, अगर आपको याद होगा तो कॉमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ सर हमें याद है। ठीक है, तो 72 होगा, ये होगा केरल। केरल में जो है टैपियोका एक जो है पौधा होता है जो जमीन के अंदर जो है उगाते हैं लोग और उसको जो है खाते हैं, उससे चिप्स वगैरह भी बनाई जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। ठीक है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या फिर अनीमिया। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 73 का वो हो जाएगा अनीमिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब अनीमिया क्या होता है? जो अनीमिया होता है, अगर किसी को अनीमिया हो गया इसका मतलब उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, उसके अंदर खून की कमी हो गई है और उसको आयरन की जरूरत है। तो जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इसको खाने से हमें आयरन मिलता है और हमारा खून बढ़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनीमिया। ठीक, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74 कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध या फिर फाख्ता, कौवा, मोर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका चील, बाज और गिद्ध। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये आदमियों से 4 गुना जो है ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 75 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के किस क्षेत्र में? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में या फिर दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका उत्तर और दक्षिण में स्थित है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मेरी सारी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने। एक ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया है कि ईवीएस स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईवीएस का संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने इन्वायरमेंट स्किल, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्स या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए यानी कि इनकरेज करना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, तो जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो शिक्षक होता है उसको जो है क्लास में कड़े अनुशासन नहीं बनाना
बनाने चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। ठीक है, जो आंचल एक कोई लड़की है जो कक्षा 5 में जो है पर्यावरण की जो है कक्षा लेती है, यानी क्लास लेती है, और वो जो है कोई इमेजिनरी जो है क्वेश्चन बच्चों से पूछती है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछना, वो क्या उद्देश्य उसके अंदर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है कि अवलोकन कौशल में यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना, इमोशनल स्किल बढ़ाना, या फिर थिंकिंग स्किल बढ़ाना, या फिर स्पीकिंग स्किल बढ़ाना। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछती है बच्चों से ताकि उनका जो है थिंकिंग स्किल बढ़ सके, यानी कि चिंतन कौशल बढ़ सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चिंतन कौशलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द टॉपिक ऑफ गेम्स वी प्ले। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी वाला है वो हल्का सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया कि जो है बच्चे जो है इन्वॉल्व तभी होंगे खेल के, जैसे खेल में पढ़ने के लिए, जब उनको अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाया जाए और उनको खेल के मैदान में ही ले जाया जाए। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्लास में, उनको जो है बाहर की चीज़ें दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा, टेक द स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सुटेबल नहीं है असेसमेंट करने के लिए ईवीएस में, वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। बी ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। सी ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिंतारण वाले आरेख बनाना, यानी कि डी ऑप्शन और है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, जो डी ऑप्शन है आपका वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो जल प्रदूषण होगा उसकी हानियों के बारे में चर्चा करना ही क्या है, पर्यावरण का जो है आकलन करने के बराबर होगा। ठीक है, बाकी इन तीन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जल प्रदूषण वाला ऑप्शन हमको दिख गया तो हमें लगा कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। ठीक है, यह इनमें से शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके सामने कि जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, यानी कि बी ऑप्शन और है कि दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। सी ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या फिर डी ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए। ठीक है, तो जो 82 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि जो कक्षा कक्षी यानी कि कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, उस क्लास को अपनी रियल लाइफ जो है आपकी सिचुएशन है उससे रिलेट कर देना ही क्या है, एक अच्छे तरीके से बच्चों को समझने में जो है आसानी होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये हमने पूरे अपने 90 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कॉमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करो, मैं उसके रिप्लाई हर किसी को देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।